हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 9th क्लास की हिस्ट्री SCERT बुक से पढ़ रहे हैं और 5 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया है। ये 6th चैप्टर है, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। इसमें हम लोग 2 पार्ट देख चुके थे, जिसमें हम लोग जो जनजाति लोग हैं उनके राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में देख लिए थे। उसके बाद कुछ विद्रोह के बारे में देखे थे, पहाड़िया विद्रोह, तमार विद्रोह, चेरो विद्रोह, चुआरो विद्रोह, हो विद्रोह, इन सब के बारे में कोल विद्रोह तक हम लोग देख चुके थे। तो इसको थोड़ा सा जो विद्रोह वाला है उसमें थोड़ा याद करने वाला पार्ट था, इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहाड़िया विद्रोह में हम लोग देखे थे कि पहाड़िया विद्रोह की जाति जो है वह युद्ध प्रिय थी। वह भागलपुर के राजमहल पहाड़ियों के बीच के क्षेत्र में रहती थी और पहाड़िया विद्रोह का जो नेता था वह तिलका मांझी था। अभी भारत का संथाली परगना क्षेत्र में सिर्फ जमींदार का विरोध है, ये सब हम लोग। उसका तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? 1750 में भागलपुर प्रमंडल स्थित सुल्तानगंज के पास तिलकपुर गांव में हुआ था। 1779 में वह पहली बार भू राजस्व की राशि कम करने और किसानों की भूमि जमींदार से छुड़वाने के लिए सशस्त्र विद्रोह किया था। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कि भागलपुर के उस समय के कलेक्टर जो थे वह ऑगस्टस क्लीवलैंड थे, जिनको उसने 1784 में मतलब कि 1784 में हत्या कर दिया था उसका, तीर धनुष चलाकर 1784 में। और 1785 में उनको इस घटना के लिए अंग्रेज़ों ने उसे भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी थी। ठीक है, और अब भागलपुर का वो जो चौराहा है उसका नाम तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। तमार विद्रोह देखते हैं। तमार विद्रोह 1789 में तमार विद्रोह छोटा नागपुर के उरांव जाति के जमींदारों के शोषण के खिलाफ आंदोलन किया गया था। ठीक है, यह विद्रोह 1794 तक चला था। और तमार विद्रोह का ठीक है, तो तमार विद्रोह हम लोग देख लें कब से कब तक, 1789 से 1794 तक चला था। यह विद्रोह बाद में क्या था इतिहास में, इसमें और कुछ याद करने जैसा नहीं है। तमार विद्रोह छोटा नागपुर के उरांव जनजाति ने किया था। 1789 से 1794 तक चला था। बाद में यही विद्रोह जब दबा दिया गया तो ये उरांव जाति के लोग मुंडा और संथाल के साथ मिलकर फिर से विद्रोह किए थे। ठीक है, उसका चेरो विद्रोह देखते हैं। चेरो जो है बिहार के पलामू क्षेत्र में रहने वाले चेरो जनजाति ने अपने राजा के खिलाफ किया था। वहाँ का राजा कौन था? राजा चूड़ामन राय था। ठीक है, और इस चेरो विद्रोह का नेता कौन था? भूषण सिंह। चेरो विद्रोह का नेता भूषण सिंह था। भूषण सिंह के नेतृत्व में हुआ था, 1800 में हुआ था। और 1802 में भूषण सिंह को फांसी दे दिया गया। किसके द्वारा? कर्नल जोन्स के द्वारा दे दिया गया था। कर्नल जोन्स जो थे वह अंग्रेज़ थे और वह चूड़ामन राय की हेल्प करने के लिए आए थे। 1802 में भूषण सिंह को फांसी दे दिया गया। उसके बाद अब हम लोग चुआरो विद्रोह देखते हैं। चुआरो जनजाति तत्कालीन बंगाल प्रांत के मिदनापुर, बांकुड़ा और मानभूम आदि क्षेत्र में है। मिदनापुर स्थित करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह 1798 से लेकर 1799 तक 1789 में यह पीक पर था और 1799 में रानी शिरोमणि को गिरफ्तार कर कलकत्ता जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, उसके बाद यह आगे चलकर भूमिज, यही जो चुआरो लोग थे, यह सब भूमिज जाति के साथ मिलकर और भूमिज आंदोलन किए थे, जिसका नेतृत्व किसने किया था? गंगा नारायण द्वारा नेतृत्व किया गया था। हो विद्रोह देखते हैं। हो विद्रोह 1920 से 21 में छोटा नागपुर के ही सिंहभूम जिले में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, जहाँ का राजा जगन्नाथ सिंह था। जहाँ का राजा कौन था? जगन्नाथ सिंह था। इसी के विरोध में यह राजा जगन्नाथ था, इसी के विरोध में हो रहा था। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ खास और बात याद नहीं रखना है। हो विद्रोह 1820 से 21 के बीच छोटा नागपुर के सिंहभूम में हुआ था और राजा जगन्नाथ सिंह के विरुद्ध हुआ था, क्योंकि राजा जगन्नाथ सिंह ने अंग्रेज़ों का संरक्षण स्वीकार कर लिया था और बड़ी क्रूरता से उन लोगों का मतलब अत्याचार कर रहे थे। कोल विद्रोह देखते हैं। कोल विद्रोह
की शुरुआत छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा, उरांव और अन्य जनजातियों ने 1831 में किया था। भारत के इतिहास में इस तरह का विद्रोह इसमें हुआ क्या था, मनकी और महतो जो थे वह पहले मुखिया होते थे, मतलब उनकी सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे, कोलों के जनजातियों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। लेकिन वो लोग क्या किए थे, अंग्रेज़ों का जमींदारी अंग्रेज़ों का संरक्षण प्राप्त होने लगा था मनकी और महतो को, और वे लोग अंग्रेज़ों के साथ मिलकर ज़मींदार बन बैठे थे और इन लोगों का आर्थिक और सामाजिक रूप से शोषण कर रहे थे। उनके कबीले की एक प्रथा के अनुसार धर्म निरपेक्ष कार्यों के संपादन के लिए पाहन नामक एक पद सृजित किया गया था। तो याद रखिएगा, पाहन नामक पद किस जनजाति ने सृजित किया था? कोल लोगों ने। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि इसमें और कुछ याद रखने जैसा। हाँ, इस विद्रोह के बाद जो हुआ कि इसको अंग्रेज़ों ने कुचल तो दिया, लेकिन इसके बाद एक शोषण विहीन शासन की स्थापना करना पड़ा इन लोगों के लिए, जिसको साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता है। फौजदारी न्यायालय को सरल एवं सहज बनाने का आश्वासन दिया गया। तो आगे देखते हैं, अब हम लोग भूमिज आंदोलन देखते हैं। यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके थे। भूमिज आंदोलन देखते हैं। भूमिज आंदोलन सन 1832 में वीरभूम के जमींदार के पुत्र गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ। गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ था। तो ये हम लोग पहले भी अभी थोड़ी देर पहले देखे कि यहाँ पर देखिए भूमिज विद्रोह, चुआरो विद्रोह में देखिए लास्ट लाइन में लिखा है कि ये भूमिज चुआरो लोग फिर क्या हुआ कि ये भूमिज जाति के लोगों के साथ मिल गए और गंगा नारायण के साथ मिलकर विद्रोह किए। तो भूमिज विद्रोह अब देखते हैं। 1832 में हुआ भूमिज विद्रोह। वीरभूम के जमींदार के पुत्र थे गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ था। यह गंगा नारायण हंगामा के नाम से इतिहास में जाना जाता है। अंग्रेज़ सरकार ने इन पर इतना अधिक राजस्व बोझ डाला था कि उनके खिलाफ कोलों एवं हो का समर्थन से इन्होंने भी औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। तो इसका साथ कौन कौन दिए थे? कोल और हो लोगों ने। ठीक है, उपरोक्त सारी जनजाति सन 1857 में सिपाही विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो ये सब लोग तो परेशान थे। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ तो सब लोगों ने साथ दिया। जब विद्रोह शुरू हुआ तब ये चाईबासा के बटालियन की सेना में शामिल थे। इन्होंने रांचियों और डोरंडा के खजानों को लूटा तथा जेल के फाटक को खोल दिया। अंग्रेज़ों का हर संभव विरोध इन्होंने अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए किया। तो भूमिज आंदोलन में ये सब बात याद रखेगा कि 1832 में हुआ। इसका किसके नेतृत्व में हुआ? गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ, जो कि वीरभूम के जमींदार के पुत्र थे गंगा नारायण। गंगा नारायण हंगामा के नाम से ये जाने जाते थे। इनका हेल्प कौन कौन किया था? कोल और हो लोगों ने हेल्प किया था। 1857 में इन लोगों ने क्या किया, जब विद्रोह शुरू हुआ तो ये चाईबासा के बटालियन सेना में शामिल हो गए। ये सब लोग कोल हो और जितने भी भूमिज आंदोलन के जितने भी लोग थे वह चाईबासा के बटालियन की सेना में शामिल हो गए और इन्होंने रांची और डोरंडा के खजानों को लूटा तथा जेल के फाटक को खोल दिया। तो ये हो सकता है कि ये बिहार का कोई एग्ज़ाम होता है तो इसमें ये सब सवाल पूछा जा सकता है। बहुत मतलब डेप्थ में ये सब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो हम लोग समझ नहीं पाते कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये बिहार बोर्ड के बुक से ही पूछा जाता है। तो अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं जो कि बिहार से रिलेटेड है या उसमें बिहार के सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। इसमें मतलब कि बिहार से रिलेटेड जितना भी होगा वो सब मतलब जितना भी हिस्ट्री होगा उसमें दिया हुआ होगा। मतलब बाकी हिस्ट्री भी है इसमें, लेकिन बिहार से रिलेटेड भी है। जैसे रांची और डोरंडा के बारे में जो दिया हुआ है ये किसी और बुक में शायद नहीं दिया हुआ हो, लेकिन बिहार बोर्ड का बुक है इसलिए इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो चाईबासा के बटालियन में ये लोग भूमिज आंदोलन वाले शामिल हो गए थे जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था और रांची और डोरंडा के खजानों को लूटा था और जेल का फाटक खोल दिया था। तो यह पूछा जा सकता है कि कौन लोग थे जो रांची और डोरंडा के खजानों को 1857 के विद्रोह में लूटा था, या चाईबासा के बटालियन सेना में कौन शामिल हो गए थे। और 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो भूमिज विद्रोह के जो लोग थे कोल और हो गंगा नारायण के नेतृत्व में, इन्हें गंगा नारायण हंगामा के नाम से जाना जाता था, और वीरभूम के जमींदार के पुत्र थे गंगा नारायण। ठीक है, अब हम लोग आते हैं संथाल विद्रोह पे। संथाल विद्रोह बहुत लंबा है तो आराम से इसका, और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। संथाल विद्रोह आदिवासियों द्वारा किया गया विद्रोह में
विद्रोह में संथाल विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विद्रोह की पहली शुरुआत इसी क्षेत्र के लोगों द्वारा की गई और यहीं के विद्रोहियों ने आगे चलकर 1857 ईस्वी की क्रांति को प्रभावित किया। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र जो दमन एक कोह के नाम से जाना जाता है, संथाल के लिए संथाल बहुल क्षेत्र था। गैर आदिवासी एवं अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर यहाँ के संथालों ने अपने आप को संगठित कर लिया। संथालों को उत्प्रेरित करने का कार्य भगनाडीह गांव के चूलू संथाल के 4 पुत्र सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया। सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया। सन 1854 तक आते आते आदिवासियों के चिरस्थायी प्रबंध द्वारा अत्यधिक राजस्व वसूली, सामाजिक प्रतिबंध और कई तरह के आर्थिक ठीक है छुटकारा पाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर कट गया है, पर कोई बात नहीं, हम लोग कई सभाओं का आयोजन करना आरंभ कर दिया। तो हम लोग देखते हैं संथाल विद्रोह क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे लोग जो संथाल विद्रोह के थे, इन्होंने तो शुरुआत की ही थी लड़ाई की, ठीक ना। विद्रोह की पहली शुरुआत इसी क्षेत्र के लोगों द्वारा किया गया, लेकिन आगे चलकर 1857 के क्रांति को भी इन लोगों ने बहुत प्रभावित किया। तो ये लोग भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र जो है, भागलपुर से राजमहल के क्षेत्र को क्या कहते हैं, दमन एक कोह के नाम से जाना जाता है। भागलपुर से राजमहल के क्षेत्र को दमन एक कोह के नाम से जाना जाता है और यह संथाल बहुल क्षेत्र है, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर गैर आदिवासी या अंग्रेज लोग जितने भी आ गए थे और इन लोगों को तंग कर रहे थे, इससे परेशान होकर यह सब लोग अपने आप को संगठित कर लिए और इस विद्रोह को उत्प्रेरित करने वाला कौन था, भगनाडीह गांव का एक चूलू संथाल, मतलब चूलू जाति का संथाल, ठीक है। तो भगनाडीह गांव का रहने वाला था, याद रखिएगा। भगनाडीह गांव के चूलू संथाल के 4 पुत्र थे। कौन कौन, सिद्धू, कान्हू और चांद भैरव। सिद्धू कान्हू का नाम तो आप लोग शायद सुने ही होंगे, चांद भैरव पता नहीं। तो सिद्धू कान्हू और चांद भैरव 4 पुत्र थे उनके। भगनाडीह गांव के चूलू संथाल के 4 पुत्र सॉरी, अब चूलू हमको पता नहीं कि ये उनके पिता का नाम था या जाति का नाम है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। भगनाडीह गांव के चूलू संथाल के 4 पुत्र थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित कर दिया। ठाकुर का अवतार मतलब एक तरह से ईश्वरीय अवतार कुछ लोग अपने आप को बना लेता है, जिससे कि जैसे बिरसा मुंडा थे, वो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताते थे। तो इससे क्या होता है, लोग उनकी बात सुनने लगते हैं, उनकी बात में विश्वास करने लगते हैं। तो वह ठाकुर का अवतार अपने आप को घोषित कर दिए थे। सन 1854 तक आते आते आदिवासियों के चिरस्थायी, मतलब ये इम्पोर्टेंट उसमें फैक्ट था कि क्या राजमहल और भागलपुर से राजमहल के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, दमन एक कोह के नाम से जाना जाता है। संथाल बहुल क्षेत्र है यह, और यह किसके द्वारा यह विद्रोह उत्प्रेरित किया गया था, यह भगनाडीह के गांव के चूलू संथाल के 4 पुत्र सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव थे। और सिद्धू जो था वो अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित कर दिया था। आगे इसमें कुछ नहीं याद रखना है। 30 जून 1855 को भगनाडीह गांव में संथालों की एक सभा आयोजित की गई। तो 30 जून 1854 तक सब लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होने लग गया था, और मतलब बहुत ही ज़्यादा होने लगा था कि अब युद्ध छिड़ ही जाएगा। तो 30 जून 1855 को भगनाडीह गांव में संथालों की एक सभा आयोजित की गई, जिसमें 400 गांव के 1000 संथाल अपने अस्त्र शस्त्र के साथ एकत्र हुए और सभा में ठाकुर के आदेश पढ़कर सुनाया गया। ठाकुर यानी सिद्धू का क्या बोलते हैं, जो आदेश था वह पढ़कर सुनाया गया। तो 400 गांव के लोग थे, 1000 लोग एक जगह जमा हो गए। यह आदेश था जमींदार, महाजनी तथा सरकारी अत्याचारों का विरोध करना तथा अंग्रेजी शासन को समाप्त कर सतयुग का राज, न्याय और धर्म पर अपना राज करने के लिए खुला विद्रोह किया जाए। सिद्धू और कान्हू ने स्वतंत्रता की घोषणा भी की। यह कहा कि अब हमारे ऊपर कोई सरकार नहीं है, हकीम नहीं है, संथाल राज्य स्थापित हो गया है। इन आदिवासियों ने मिलकर गांव में जुलूस निकाले। तो यह था जो कि ठाकुर का आदेश था, जिसको पढ़कर सुनाया गया था। आगे देखते हैं कि क्या है।
जुलाई 1855 में स्त्री एवं पुरुष के आह्वान पर संथालों का विद्रोह आरंभ हो गया। बहुत जल्द ही लगभग 60,000 हथियारबंद संथालों को इकट्ठा कर लिया गया। इसके लिए हजारों आदिवासियों को तैयार रहने के लिए भी कहा गया। तो क्या हुआ, 1800 सब स्त्री पुरुष एकदम विद्रोह करने के लिए उत्प्रेरित हो गए और बहुत जल्द ही 60,000 हथियारबंद संथाल इकट्ठा हो गए। ठीक है, हथियार लेके 60,000 संथाल इकट्ठा हो गए। इसके लिए हजारों आदिवासियों को तैयार रहने के लिए भी कहा गया। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह का आरंभ दीसी नामक स्थान में अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से आरंभ हुआ। तो ये भी बात याद रखिएगा कि विद्रोह का शुरुआत कैसे हुआ। तो दीसी नामक स्थान पर एक अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से शुरू हुआ था। सरकारी दफ्तरों, महाजनों के घर तथा अंग्रेजों की बस्तियों पर आक्रमण किया गया। तो ये लाइन जो है, देसी नामक स्थान पर एक अत्याचारी दरोगा का नाम क्या था, महेश लाल से शुरू हुआ। तो ये पूछा जा सकता है कि संथाल विद्रोह कैसे शुरू हुआ। तो देसी नामक स्थान से शुरू हुआ और अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से आरंभ हुआ। संथालों का सबसे बड़ा असंतोष भागलपुर से लेकर वर्धमान तक की रेल परियोजना थी। अब देखिए, रेल परियोजना के तहत बहुत सारा दिक्कत हो रहा था। वहाँ पर जंगलों को काटा जा रहा है या बहुत तरह की चीज़ें की जा रही है। देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें ठेकेदारों ने बड़े पैमाने पर मजदूरों को काम पर लगाया था। अब ठेकेदारों ने इसमें बड़े पैमाने पर मजदूरों को लगाया, पर उचित मजदूरी नहीं दे रहे थे। एक तो जंगल वंगल काट रहे थे, उससे तो लोग पहले ही परेशान थे। ऊपर से जो लोग मजदूर बने उनको मजदूरी भी ठीक से नहीं दे रहे। जब संथालों ने काम करने से इनकार कर दिया तब उन्हें बुरी तरह पीटा गया। विद्रोहियों ने रेल ठेकेदारों एवं परियोजना के इंजीनियरों के साथ विद्रोहियों ने रेल ठेकेदारों और परियोजना के इंजीनियरों के साथ बुरा व्यवहार किया, क्योंकि वे उन्हें बेकार मजदूरी के लिए बाध्य करते थे। उनके द्वारा भागलपुर और राजमहल के बीच रेल सेवा भंग कर दी गई। तो उन लोगों के द्वारा क्या क्या किया गया, जब उन लोगों को बेगारी में काम करवाया जाता तो वहाँ के जो ठेकेदार थे या इंजीनियर थे उनके साथ बहुत ही बुरा तरीके से व्यवहार किया गया और भागलपुर से राजमहल के बीच जो रेल सेवा थी उसको भंग कर दिया गया। अनेक अंग्रेज मार डाले गए। संथालों ने उन सभी लोगों और व्यवस्थाओं पर हमला किया जो गैर आदिवासी, दीकू और उपनिवेशवादी सत्ता का शोषण के खिलाफ थे। तो उन लोगों के साथ जो लोग भी अंग्रेज और उपनिवेशी सत्ता के शोषण के खिलाफ थे, मतलब जो भी उपनिवेशी लोगों का साथ दे रहे थे, उन सब पर हमला किया आदिवासियों ने। आदिवासियों के इस तरह के संगठित विद्रोह से अंग्रेज डर गए और वे कलकत्ता तथा पूर्णिया से सेना बुलाकर इस विद्रोह को कुचल डाला। ठीक है, तो वह डर गए थे और कलकत्ता और पूर्णिया से सेना बुलाकर विद्रोह को कुचल डाला। कान्हू सहित 5,000 से अधिक संथाल मारे गए। उसके बाद कान्हू सहित यानी सिद्धू कान्हू चांद भैरव थे, तो उसमें कान्हू भी 5,000 लोगों में शामिल था, वह भी मारा गया। अंग्रेज़ों की बर्बरता ने संथालों के गांव उजाड़ डाले और उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ क्यों लागू किया जाता है? जहाँ पर कहीं सैनिक, मतलब कि समझिए कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्पात हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा अव्यवस्था फैल जाती है, वहाँ पर सैनिक कानून लागू कर दिया जाता है। इसी को कहते हैं मार्शल लॉ। ठीक है, मतलब अब वहाँ पर सैनिक शासन रहेगा। सिद्धू और अन्य नेता गिरफ्तार कर लिए गए। इसको कान्हू को तो मार ही डाला था, लेकिन सिद्धू और जो नेता थे उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस विद्रोह में संथालों ने अदमई साहस का परिचय दिया, परंतु फिर भी विद्रोह असफल हो गया, क्योंकि युद्ध की आधुनिक तकनीक इनके पास नहीं थी। जाहिर सी बात है, कितना भी है, लेकिन तीर धनुष से और मतलब उन लोगों के पास, जो अंग्रेज़ों के पास आधुनिक तकनीक था, उसके पास तो उसके सामने नहीं टिक पाएंगे। ये अधिकांशतः तीर धनुष से ही लड़ते थे। जबकि सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, तब ये संथाल विद्रोहियों के साथ थे और अंग्रेज के खिलाफ उनका साथ दे रहे थे। तो तीर धनुष से लड़ने में तो हार ही जाएगा। यद्यपि संथाल विद्रोह से आदिवासियों के जीवन तथा स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया, लेकिन अंग्रेजी सरकार को इस क्षेत्र के लिए नई प्रशासनिक नीति अपनाना पड़ा। सन 1885 में अधिनियम 37 पारित किया गया, जिसके अनुसार संथाल परगना जिला
बनाकर उसे बहिर्गत क्षेत्र यानी एक्सक्लूडेड एरिया, मतलब उस एरिया में कोई ज़्यादा शासन उसन मत लगाइए, तो बहिर्गत क्षेत्र घोषित किया गया और इनको प्रत्यक्ष रूप से गवर्नर जनरल के शासन के अधीन रखा गया। ठीक है, तो इनको इस क्षेत्र पर मतलब ज़्यादा ध्यान अब दिया जाएगा कि बहिर्गत क्षेत्र, और इनको एकदम मतलब किसी और के अंडर नहीं, डायरेक्ट गवर्नर जनरल के अंडर रखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी कुछ जैसे यूनियन टेरिटरी हो जाता है या इस तरह का क्षेत्र जो होता है हमारे, तो वह डायरेक्ट क्या होता है, केंद्र सरकार के अंडर होता है। तो उस तरह का एक्सक्लूडेड एरिया में इसको घोषित कर दिया गया और 1885 में अधिनियम 37 पारित किया गया। तो इसमें इतना कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ था, वो हम लोग अभी देख लेते हैं। सबसे पहले संथाल विद्रोह जो हुआ वह भागलपुर और राजमहल के बीच जो क्षेत्र था, जैसे दमन एको के नाम से जाना जाता था, संथाल बहुल क्षेत्र था। और इसको उत्प्रेरित करने का किसने कार्य किया? इस विद्रोह को भगनाडीह गांव के चूलू संथाल के 4 पुत्र सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव ने। ठीक है, उसके बाद 30 जून 1855 को भगनाडीह गांव के संथालों ने एक सभा आयोजित की, जिसमें 400 गांव के 1000 लोग संथाल अस्त्र शस्त्र लेकर आए हुए थे। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा कि कब हुआ था उनका भगनाडीह में सभा आयोजित कब हुआ था। उसके बाद यह आरंभ कैसे हुआ था? यह 1855 में आरंभ हो गया था। आरंभ दीसी नामक स्थान में अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से आरंभ हुआ था, तो यह याद रखिएगा। उसके बाद यह संथालों में सबसे बड़ा असंतोष किस बात को लेकर था? भागलपुर से लेकर वर्धमान तक जो रेल परियोजना थी, उसमें उन लोगों को बेगारी में काम करवाया जाता था, ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था, इसलिए वो लोग असंतुष्ट थे। फिर उसके बाद इसमें और क्या याद रखने जैसा है? ठीक है, तो ये हाँ, इसमें यह याद रखेगा कि 1885 में अधिनियम 37 इन्हीं लोगों के लिए बना था और एक संथाल परगना जिला बनाकर उसे बहिर्गत क्षेत्र एक्सक्लूडेड एरिया घोषित कर दिया गया, जो प्रत्यक्ष रूप से गवर्नर जनरल के शासन के अधीन रखा गया था। तो हम लोग ये संथाल विद्रोह देख लिए, आगे देखते हैं। आगे है मुंडा विद्रोह है, फिर कंद विद्रोह और ये 2 विद्रोह है। ठीक है, तो मुंडा विद्रोह देखते हैं। सन 1899 से 1900 में छोटा नागपुर में मुंडा आदिवासियों ने उपनिवेशवाद का विरोध किया। इस विरोध का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 को पलामू जिले के तमाड़ के निकट उलिहातू नामक गांव में हुआ था। तो ये कब हुआ था मुंडा विद्रोह? 1899 से 1900 के बीच हुआ था। छोटा नागपुर के मुंडा आदिवासियों द्वारा किया गया था। अब बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 में हुआ था। 1874 में पलामू जिले के तमाड़ के निकट उलिहातू नामक गांव में हुआ था। बचपन से ही वह कुशाग्र बुद्धि का था। उसने आदिवासियों की गरीबी और शोषण पर गहन चिंता व्यक्त की और इसके लिए औपनिवेशिक शासन के भू राजस्व प्रणाली, न्याय प्रणाली, शोषण के विरुद्ध नीति का समर्थन करने वाले जमींदारों पर प्रति आक्रोशित हुआ। तो वह इन सब चीज़ों को देखकर बहुत ही दुखी होता था, बहुत गुस्सा आता था बिरसा मुंडा को। उस पर धर्म का भी बहुत बड़ा प्रभाव था तथा उसे ईश्वर में अटूट विश्वास था। अतः सन 1895 ईस्वी में उसने आपको ईश्वर का दूत घोषित कर दिया। तो ये लोग अब देखे थे कि संथाल विद्रोह में भी सिद्धू जो था वह अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित कर दिया था और इसमें ईश्वर का अवतार इसने घोषित कर दिया। 1895 में धार्मिक आंदोलन के आधार पर बिरसा मुंडा ने सभी आदिवासियों को हथियारबंद करना शुरू कर दिया और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग कराया। मुंडा जाति के साथ साथ अन्य जनजातियों में भी उसने जागरूकता पैदा की और उन्हें संगठित किया। तो मुंडा जनजाति के साथ साथ और भी जनजाति, क्योंकि सारे जनजाति तो परेशान हो रहे थे, तो सबको जागरूक किया और सबको संगठित किया। 25 दिसंबर सन 1899 को उसने ईसाई मिशनरियों पर आक्रमण किया।
8 जनवरी सन 1900 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इस विद्रोह को बुरी तरह कुचल दिया गया। 200 पुरुष महिला मारे गए तथा 300 लोगों को बंदी बना लिए गए। कई नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया। बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए सरकार की तरफ से 500 रुपये का इनाम की घोषणा की गई थी। परिणाम स्वरूप 3 मार्च सन 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और रांची जेल में जून में हैजा से उनकी मृत्यु हो गई। तो इसमें आगे भी है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले तो मुंडा विद्रोह हुआ कब? 1899 से 1900 के बीच, ठीक है। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा आदिवासियों में उपनिवेशवाद का विरोध हुआ, ठीक है। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? बिरसा मुंडा कर रहे थे। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ पर हुआ था? जन्म 15 नवंबर 1874 को पलामू जिले के तमाड़ के निकट उलिहातू गाँव में हुआ था, ठीक है। उसने फिर 1895 में उसने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित कर दिया। उसके बाद 25 दिसंबर 1899 को ईसाई मिशनरियों पर वह सबसे पहले आक्रमण किया, ठीक है। 8 जनवरी 1900 को ब्रिटिश सरकार ने उसे बुरी तरह मतलब इस आंदोलन को बुरी तरह कुचल दिया। फिर पूछा जा सकता है कि बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए सरकार की तरफ से कितने रुपए का इनाम का घोषणा किया गया था? तो 500 रुपये का, ठीक है। और उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया और रांची जेल में जून में हैजा से उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। 1900 में रांची जेल में मतलब गिरफ्तार करने के बाद रांची जेल में, याद रखिएगा कहाँ पर? रांची जेल में हैजा से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो पूछा जा सकता है कि कौन से बीमारी के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु हुआ? तो हैजा से हुआ था, ठीक है। और ये सारे सवाल कुछ पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। बिरसा मुंडा से रिलेटेड सवाल आता है। बिरसा मुंडा ब्रिटिश सरकार की दमन नीति ने बिरसा मुंडा का विद्रोह तो कुचल दिया, लेकिन इस आंदोलन का प्रभाव अंग्रेजी शासन पर महत्वपूर्ण रूप से पड़ा। ब्रिटिश सरकार के लिए यह एक चेतावनी थी। सरकार ने मुंडा एवं अन्य जनजातियों के असंतोष को दूर करने की ठोस व्यवस्था की। बिरसा आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि जनजातियों के बीच एक जिम्मेवार और उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ। आगे चलकर यही आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे ताना भगत के आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बना। आदिवासियों के लिए कई सुधारात्मक कार्य सरकार द्वारा किए गए। तो इस तरीके से जो धीरे धीरे जो मतलब बीच में इस तरह का जो होते रहता था विद्रोह, इससे सरकार इसको कुचल तो देती थी, लेकिन सरकार को भी समझ में आ रहा था कि बार बार इस तरह का हो रहा है, तो उन लोगों को भी बहुत परेशानी होता था और उन लोगों ने उत्तरदायी और एक जिम्मेवार शासन स्थापित किया। आगे चलकर यही आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए ताना भगत के आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बने। अब हम लोग देखते हैं कि कंद विद्रोह, ठीक है। कंद विद्रोह, उपरोक्त विद्रोह के अलावा उड़ीसा राज्य का कंद विद्रोह, अब देखिए यह कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। कंद विद्रोह याद रखिएगा उड़ीसा में हुआ था। जैसे मुंडा विद्रोह कहाँ पर हुआ? छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ, ठीक है। और संथाल विद्रोह भागलपुर और मतलब बिहार में ले लीजिए, भागलपुर से राजमहल के बीच हुआ था, ठीक है। लेकिन कंद विद्रोह उड़ीसा में हुआ है, तो ये याद रखेगा। कंद विद्रोह उड़ीसा राज्य के कंद विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण है। कंद आदिवासी विशाल पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे जो तत्कालीन मद्रास प्रांत तथा बंगाल तक फैला हुआ है। मद्रास से लेकर बंगाल तक फैला हुआ है। इस जाति में विपत्तियों एवं आपदाओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मरियाहा प्रथा, मानव बलि प्रथा का प्रचलन था। तो इन लोगों में एक मरियाहा प्रथा यानी कि मानव का बलि, कोई तरह का दिक्कत हो, परेशानी हो, तो ये उन लोगों की एक तरह से अंधविश्वास था कि मरियाहा प्रथा उनके बीच चलता था। मानव बलि प्रथा का प्रचलन था। सन 1837 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इसे रोकने का प्रयास किया। उस समय चक्र बोसाई नामक नेता ने इसका विरोध किया। तो अब कंद विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? चक्र बोसाई ने। तो याद रखिएगा, जैसे बाकी सबका याद रखे हैं उसी तरह 1837 में क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार ने यह मानव बलि प्रथा जो था, मरियाहा प्रथा, तो इसको रोकने का प्रयास किया। तो चक्र बोसाई नामक नेता ने इसका विरोध किया। चक्र बोसाई का जन्म घुमसार के ताराबंडी नामक गांव में हुआ था। तो चक्र बोसाई का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी याद रखिए, घुमसार के ताराबंडी नामक गांव में हुआ था। उसने अंग्रेज़ों पर आदिवासियों के सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया और उनका प्रबल विरोध किया। तो ये जो अंग्रेज़ों ने इनके धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं में हस्तक्षेप किया था, उसका आरोप लगाकर उनका प्रबल विरोध किया गया।
सन 1857 ईस्वी में क्रांति में कंध आदिवासियों ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ सैन्य संचालन किया। तो ये लोग भी मतलब सन 57 की जो क्रांति थी 1857 की क्रांति उसमें भाग लिए थे। उड़ीसा के ही भुइया एवं जुआंग आदिवासी ने वहाँ के राजा की सामंतवादी एवं दमनकारी नीति के खिलाफ विद्रोह किया। सन 1867-68 में धरणीधर नायक के नेतृत्व में विद्रोह का झंडा खड़ा किया गया। ठीक है, तो यह भुइया और जुआंग आदिवासियों ने वहाँ पर जो राजा थे उनके खिलाफ विद्रोह किया था और यह 1867-68 में धरणीधर नायक के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। ठीक है, कौन सा विद्रोह? भुइया और जुआंग आदिवासियों ने जो विद्रोह किया था। तो कंद विद्रोह में क्या याद रखिएगा, उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, मतलब उड़ीसा राज्य में हुआ था। कंद जाति के लोग मद्रास से लेकर बंगाल प्रांत में रहते हैं। उसके बाद ये मरियाहा प्रथा, कंद लोगों का ही प्रथा है। कौन सा? मरियाहा प्रथा। 1837 में इसको रोकने का प्रयास किया गया, तो चक्र बोसाई नामक नेता ने इसका विरोध किया। चक्र बोसाई का जन्म याद रखिएगा घुमसार के ताराबंडी नामक गांव में हुआ था। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद हम लोग उड़ीसा के भुइया एवं जुआंग आदिवासी का भी देख लिए, जिसका जो 1867-68 में इनका विद्रोह हुआ था, धरणीधर नायक के नेतृत्व में हुआ था। भारत के अन्य वन प्रदेशों में भी औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ विद्रोह हुआ। सन 1879-1880 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के आदिवासियों ने अत्यधिक लगान वसूली के खिलाफ तथा वेट्टी प्रथा के खिलाफ विद्रोह किया। तो भारत के और भी जगह पे मतलब शोषण हो रहा था और उसके खिलाफ विद्रोह भी हो रहा था। तो सन 1879-80 में आंध्र प्रदेश के आदिवासी जो थे उन लोगों मतलब बहुत ज़्यादा लगान वसूली के खिलाफ, यानी वेट्टी प्रथा, बलात् मजदूरी प्रथा के खिलाफ विद्रोह किया। यानी कि बहुत ज़्यादा लगान लगाना और वेट्टी प्रथा जो, तो वेट्टी प्रथा कौन सी प्रथा है? बलात् मजदूरी प्रथा। ठीक है, मतलब ज़बरदस्ती, बलात् मतलब होता है ज़बरदस्ती मजदूरी करवाना। मध्य प्रांत के भील तथा गोंड जातियों ने भी अपने अस्तित्व के लिए ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध में आंदोलन किया था। तो ये भी याद रखिएगा कि कब ये हुआ था। गोंड और भील जनजाति के लोग मतलब विद्रोह किए थे 1879-70। ये डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं, इसमें याद रखें कि वेट्टी प्रथा क्या होता था, बलात् मजदूरी प्रथा। ठीक है, परिणाम स्वरूप सन 1935 ईस्वी में तत्कालीन विधानसभा द्वारा जनजातियों के लिए शिक्षा और आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया। तो 1835 का जो मतलब भारत शासन अधिनियम आया था उसमें विधानसभा द्वारा जनजातियों के लिए शिक्षा और आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया। स्वतंत्र भारत के संविधान ने भारत की जनजातियों को धारा 342 में कमज़ोर वर्ग का दर्जा देकर उसके लिए सभी तरह की सुविधाएं एवं आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो जिस तरह से 1935 का भारत शासन अधिनियम में किया गया था कि उनके लिए शिक्षा और आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया था, उसी तरह हमारा जो अभी संविधान है, भारतीय संविधान, उसमें भी धारा नहीं लिखना चाहिए, हमको लगता है कि अनुच्छेद लिखना चाहिए था। अनुच्छेद 342 में कमज़ोर वर्ग का दर्जा देकर उनके लिए सभी तरह की सुविधाएं और आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सन 1952 ईस्वी में सरकार ने नई वन नीति बनाई जिसका समय समय पर संशोधन भी किया जाता है। यह वनों की रक्षा तथा आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया गया भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा कि सबसे पहले अंग्रेज़ों ने एक महत्वपूर्ण कदम क्या उठाया था कि 1939 का जो भारत शासन अधिनियम आया उसमें उन लोगों को शिक्षा और आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 342 जो है उनके लिए सुविधा और आरक्षण के बारे में बात करता है। 1952 में सरकार ने एक नई वन नीति लाई जिससे वनों की रक्षा की जाती है, आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। ठीक है, यद्यपि वन्य समाज में जीवन व्यतीत करने वाली आदिवासी औपनिवेशिक शोषण से तो मुक्त हो गए, लेकिन आंदोलन थमा नहीं, सिर्फ स्वरूप में परिवर्तन आया। यह आंदोलन क्षेत्रवादी आंदोलन में बदल गया और वे अलग राज्य की मांग करना शुरू कर दिया।
भारत सरकार ने उनकी लंबित मांगों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन करके 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को आदिवासी बहुल क्षेत्र का एक पृथक राज्य छत्तीसगढ़ बनाया। इसी तरह 15 नवंबर सन 2000 को बिहार राज्य का पुनर्गठन करके आदिवासी बहुल क्षेत्र झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिया। तो देखिए, जब ये सब कानून पहले जो बना 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया, इन सब चीज़ों से उनको मतलब कि उन लोगों को एक सुरक्षा और आरक्षण ये सब तो मिला, लेकिन फिर भी वह सोच रहे थे कि मतलब वो परेशान हो चुके थे ऑलरेडी, और वो सोच रहे थे कि हम लोगों को एक अलग क्षेत्र चाहिए जिसमें हम लोग आराम से रह सकें, हम लोगों को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि वो लोग पहले से ही बहुत परेशान हो चुके थे। तो उसके बाद 1 नवंबर सन 2000 को हम लोग जानते हैं कि मतलब मध्य प्रदेश से काट के छत्तीसगढ़ राज्य को बनाया गया था। उसी तरह बिहार से अलग किया गया था किसको, झारखंड को, ठीक है, जहाँ पर आदिवासी बहुल क्षेत्र है। 15 नवंबर को यह हुआ, 15 नवंबर 2000 को। इसी तरह हम देखते हैं कि वन्य समाज में निवास करने वाली जनजाति ने औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ एक संघर्षपूर्ण लड़ाई लड़ी, जिसने भविष्य में इनके लिए सुधार कार्यों का मार्ग प्रशस्त किया। तो हम लोग एक बार ही इसको जो इम्पोर्टेंट अभी हम लोग पढ़े उसमें हम लोग कुछ याद रखने जैसा जो हम लोग याद रख लेते हैं। सबसे पहले भूमिज विद्रोह के बारे में पढ़ें, देखते हैं। भूमिज 1832 में हुआ सबसे पहले। तो यह किसके नेतृत्व में हुआ था? बीरभूम के जमींदार के पुत्र थे गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था। इनको गंगा नारायण हंगामा के नाम से भी जाना जाता था। इनका साथ कौन कौन दिया था? कोलों और हो ने दिया था, ठीक है। 1857 में भी इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद 1857 में इन लोगों ने क्या योगदान दिया था? सबसे पहले ये जितने भी भूमिज विद्रोह के लोग थे चाईबासा के बटालियन की सेना में शामिल हो गए थे। फिर रांची और डोरंडा के खजानों को लूटा था, जेल का फाटक खोल दिया था। उसके बाद संथाल विद्रोह में देखते हैं। संथाल विद्रोह जो था वह भागलपुर से राजमहल के बीच का जो क्षेत्र है उसे दमन कोह के नाम से जाना जाता है। और इसमें यह लोग जो मतलब किसके नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था? तो भगनाडीह गांव के चूलू संथाल के 4 पुत्र थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, उनके नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। और उसमें से जो सिद्धू थे उन्होंने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित कर दिया था। 30 जून 1855 को भगनाडीह गांव के संथाल जो थे वह एक सभा आयोजित किए थे, जिसमें 400 गांव के 1000 संथाल एकत्रित हुए थे। वहाँ पर सिद्धू और कान्हू का मतलब कि ठाकुर का आदेश पढ़कर सुनाया गया था। 1855 में सब स्त्री पुरुष मतलब जुलाई 1855 में सब यह विद्रोह शुरू हो गया। और यह विद्रोह आरंभ कैसे हुआ? दीसी नामक स्थान में अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से आरंभ हुआ। और उसके बाद कान्हू को जो था वह मतलब अंग्रेज़ों द्वारा मार दिया गया था। और सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया था। आगे देखते हैं कि इसके बाद 1885 में अधिनियम 37 पारित किया गया और संथाल परगना एक अलग ज़िला बना के उसे बहिर्गत क्षेत्र एक्सक्लूडेड एरिया घोषित किया गया और यह एरिया गवर्नर जनरल के शासन के अधीन रखा गया। मुंडा विद्रोह देखते हैं। यह कब हुआ? 1899 से 1900 में छोटा नागपुर के मुंडा आदिवासियों ने किया था। इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 में पलामू जिले के तमाड़ के निकट उलिहातू नामक गांव में हुआ था। 1895 में इसने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित कर दिया था। 25 सितंबर 1899 को उसने ईसाई मिशनरियों पर आक्रमण किया और यहीं से युद्ध शुरू हो गया था, मतलब विद्रोह शुरू हो गया था। उसके बाद बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए 500 रुपये का इनाम घोषित किया गया था सरकार की तरफ से। उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया और रांची जेल में जून में हैजा से उनकी मृत्यु होगी, ठीक है, मतलब कुछ ही दिन बाद उनकी हैजा से मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं कंद विद्रोह उड़ीसा राज्य में हुआ था। कंद जनजाति कहाँ से कहाँ तक रहते थे? वह मद्रास प्रांत बंगाल तक फैले हुए थे, ठीक है। इन लोगों में एक प्रथा चलता था, मरियाहा प्रथा, मानव बलि प्रथा जिसे कहते हैं, ठीक है।
इसको रोकने का अंग्रेज़ों ने प्रयास किया था। तो चक्र बोसाई नाम इस कंद विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? चक्र बोसाई नामक नेता प्रयास कर रहे थे। ठीक है, चक्र बोसाई के बारे में जानते हैं। चक्र बोसाई का नाम घुमसार के ताराबंडी नामक गांव में हुआ था, उनका जन्म चक्र बोसाई का। आगे उड़ीसा के भोइया एवं जुआंग आदिवासी जो थे, उन्होंने भी 1867-68 में धरणीधर नायक के नेतृत्व में विद्रोह किया था। तो उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी बलात् मजदूरी प्रथा यानी कि बेटी प्रथा के खिलाफ और बेटी प्रथा के खिलाफ जो आदिवासी थे उन लोगों ने आंदोलन किया था। ठीक है, उसके बाद 1835 में जनजातियों के लिए शिक्षा और आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 342 जो है वह कमज़ोर वर्गों के लिए, मतलब कि आदिवासियों के लिए है, उनके संरक्षण के लिए। 1952 में नई वन नीति बनाया गया, जिसमें वनों की रक्षा के लिए और आदिवासियों के रक्षा के लिए यह भारत सरकार द्वारा कदम उठाया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ। 1 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ। और बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया? 15 नवंबर 2000 को अलग कर दिया गया। ठीक है, तो ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। तो थैंक यू।